नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 400 के करीब नए मामले सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट 0.5% हो गई है। आज शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने लॉकडाउन की पाबंदियों में कई सारी रियायतों की भी घोषणा की है। दिल्ली में सभी बाजार, मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे। बाजार ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे, यानी किसी भी दुकान को एक दिन छोड़कर खोलने की इजाज़त होगी। दुकानदार अपनी दुकान सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोल सकेंगे। वहीं मेट्रो का संचालन 50% क्षमता के साथ शुरू किया जाएगा। बिहार को नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों सूचकांक 2020-21 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किए जाने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बनाया। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, नीतीश में नकारात्मक कूट कर भरी हुई है। उसने हमारे द्वारा बनाए गए हजारों स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करा भूत बंगला, तो स्कूलों को गैराज बना दिया। इसी का परिणाम है कि आज उन्हीं की नीति आयोग बिहार को नीचे से टॉप करा रहा है। कथित डबल इंजन बिहारियों के लिए ट्रबल इंजन बन गया है। ट्विटर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लूटूथ हटाने का मामला आज सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है। अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच चल रहे विवाद का सीधा फायदा देसी माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू ऐप को मिलता दिख रहा है। देश की तमाम बड़ी पार्टियों के नेता कू ऐप पर अपने ऑफिशियल अकाउंट बना रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से केंद्र सरकार और ट्विटर के मध्य चल रहे घमासान के बीच तमाम बड़ी पार्टियों के नेताओं ने कू ऐप का रुख किया है। जानकारी के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने हाल ही में अपना ऑफिशियल अकाउंट कू ऐप पर बनाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कू ऐप पर काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी और वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा भी प्लेटफॉर्म पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान भी कू ऐप पर एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आ रही चुनौतियों के प्रति भारत न सिर्फ जागरूक है बल्कि सक्रियता से काम भी कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अपना देश आज जलवायु न्याय का अगुवा भी बनकर उभरा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित एक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पर्यावरण की रक्षा की बात हो तो ये जरूरी नहीं कि विकास कार्यों को अवरुद्ध किया जाए, और इस मामले में भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी दोनों एक साथ चल सकती है, आगे बढ़ सकती है। भारत ने यही रास्ता चुना है। इस कार्यक्रम का आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया है। इस वर्ष के आयोजन का विषय है बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा। ट्विटर और केंद्र सरकार में जारी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को अंतिम चेतावनी दी है कि नए डिजिटल नियम तुरंत लागू करें, वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इससे पहले ट्विटर ने आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 3 बड़े नेताओं का ट्विटर अकाउंट अनवेरिफाइड कर दिया था। इसके अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के भी पर्सनल अकाउंट से ब्लूटूथ हटा दिया गया था। हालांकि बाद में उपराष्ट्रपति के अकाउंट का ब्लूटूथ बहाल कर दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में बेड की कमी पर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस समय प्रधानमंत्री जी कोरोना से युद्ध जीत लेने की घोषणा कर रहे थे, उस समय देश में ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर बेड की संख्या कम की जा रही थी, लेकिन झूठे प्रचार में लिप्त सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सितंबर 2020 में भारत में 2,47,972 ऑक्सीजन बेड थे, जो 28 जनवरी 2021 तक 36% घटकर 1,57,344 रह गए। इस दौरान आईसीयू बेड 66,638 से घटकर 36,008 और वेंटिलेटर बेड 33,024 से 28% घटकर 23,618 रह गए। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि जुलाई 2020 में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आईटीबीपी के एक अस्थायी मेडिकल सेंटर का उद्घाटन किया था, जिसमें 10,000 बेड्स की व्यवस्था थी। 27 फरवरी 2021 में सेंटर बंद हो गया। दूसरी लहर के दौरान इसे फिर से शुरू किया गया, मगर सिर्फ 2,000 बेड की व्यवस्था के साथ। कोरोना की दूसरी लहर के काबू में आने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने 7 जून से 5 चरणों में राज्य को अनलॉक करने का ऐलान किया है।
पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर धीरे धीरे 36 जिलों को खोला जाएगा। आधी रात को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पहली और दूसरी कैटेगरी में आने वाले जिलों को इसमें सबसे ज़्यादा राहत मिलने वाली है। लेवल 5 का मतलब है कि इस लेवल के जिलों में संक्रमण दर काफ़ी अधिक है। इससे कम संक्रमण वाले जिलों को केवल 4, 3, 2 और 1 में रखा गया है। पहले चरण में 10, दूसरे चरण में 2, तीसरे चरण में 15, चौथे चरण में 8 और 5वें चरण में रेड जोन में आने वाले स्थान अनलॉक होंगे। देश में बीते शुक्रवार को 1,20,332 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 1,97,371 ठीक हो गए। वहीं 3,370 संक्रमितों की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 80,490 की कमी आई। नए केस में हो रही कमी राहत देने वाली है। शुक्रवार को नए मरीजों की संख्या 59 दिन में सबसे कम रही। इससे पहले 6 अप्रैल को 1,15,000 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। बीते 5 दिनों में नए केस 1.5 लाख से कम आ रहे हैं। देश में शुक्रवार को नए संक्रमितों में से 66% मामले सिर्फ 5 राज्यों में मिले। इनमें तमिलनाडु 22,651, केरल 16,229, कर्नाटक 16,068, महाराष्ट्र 14,152 और आंध्र प्रदेश में 10,413 शामिल है। इनके अलावा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नए केस 10,000 के नीचे पहुंच गए हैं। देश में 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल जारी है। इसी बीच बच्चों के लिए एक और वैक्सीन जल्द मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन भी बच्चों के लिए लगाई जा सकेगी। गुलेरिया ने CNN न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने किसी वैक्सीन को बिना ट्रायल के ग्रीन सिग्नल दिया हो। केंद्र ने पहले भी ऐसी वैक्सीन को मंजूरी दी है जिन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, WHO द्वारा इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी जा चुकी है। ऐसे में हमें लगता है कि जल्दी भारत में वयस्कों और बच्चों के लिए एक और वैक्सीन मौजूद होगी। फाइजर का टीका जल्द भारत आने वाला है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली ने कोरोना के बीच एक स्टडी की जिसमें एक अच्छी खबर सामने आई है। एम्स की स्टडी में दावा किया गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। उन्होंने स्टडी अप्रैल-मई के दौरान की थी जब कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी और हजारों लोग जान गंवा चुके थे। वैक्सीन लगवाने के बाद यदि कोरोना होता है तो इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। एम्स दिल्ली की स्टडी उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो वैक्सीन लगवाने से डरते हैं। ऐसे मामले खासकर गांव में देखने को मिलते हैं। शहर में भी कई लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। स्टडी के बाद उन्हें समझना चाहिए कि कोरोना से बचने का वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। महाराष्ट्र में म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीमारी का इलाज आम आदमी के लिए काफ़ी महंगा पड़ रहा था। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए शहरों की कैटेगरी के हिसाब से इनकी दरें तय की गई है। तय दरों के अनुसार अब राज्य में ब्लैक फंगस की सर्जरी के लिए 1 लाख की जगह मरीजों को सिर्फ 10,000 रुपये चुकाने होंगे। अधिसूचना के अनुसार इलाज के लिए ज़्यादा पैसे वसूलने वाले अस्पतालों के खिलाफ जाँच के बाद कार्रवाई होगी। बाला, विकी डोनर, सनम रे जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस यामी गौतम ने अपनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धर से शादी कर ली है। आदित्य ने उरी फिल्म डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था। अचानक हुई शादी की तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। दोनों ने कोरोना के बीच एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की रस्में की जिसमें कुछ महज परिवार के सदस्य ही शामिल हुए थे। यामी गौतम से पहले भी कई बॉलीवुड एक्ट्रेस डायरेक्टर्स से शादी कर चुके हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।